Now let us start chapter number 1, New Age, RIP Van Winkle. The theme of this chapter is how the things will changed in the year 2050. ओके इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी की लाइफ में और 2050 की लाइफ में क्या डिफरेंसेस होंगे और कौन कौन सी नई नई चीज़ें 2050 में हमें मिलेगी. दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द ईयर 2050. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. First of all, the two main characters are there in this chapter, Mr. Ramvan Vasu and his grandson Anurag. These are the two main characters of this chapter. Now let us start the chapter. When Mr. Ramvan Vasu, RVW, opened his eyes, he found himself lying flat on a bed. When Mr. Ramvan Vasu opened his eyes, जब मिस्टर रामवन वासु ने अपनी आईज ओपन की, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग फ्लैट ऑन अ बेड. तब उन्होंने देखा कि वो एक बेड पे लेटे हुए हैं. When he looked at his body, which was all wired up, he was bewildered. When he looked at his body, जब उनकी आंख खुली तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि वो बेड पे लेटे हुए हैं and saw that his body is all wired up. उनकी जो बॉडी है वो पूरी wired up है. Wired up that means कि उनकी बॉडी पे बहुत सारी ये ड्रिप्स वगैरह लगी हुई है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी he was bewildered. और ये देख के वो bewildered हो गए. That means he got confused हो गए. Then he remembered how he had met with an accident and was wheeled into the operation theater of a nearby hospital. Then he remembered how he had met with an accident. तब उनको याद आया कि कैसे उनका एक्सीडेंट हो गया था और कैसे उनको ऑपरेशन थिएटर में एक नियर बाय हॉस्पिटल में, दैट मीन्स जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ उसी के पास में एक हॉस्पिटल था, तो वहां पे कैसे उनको ले जाया गया था. He looked around and tried to mumble some words. वो अपने आसपास देखते हैं और कुछ वर्ड्स बोलने की कोशिश करते हैं. He saw a robot sitting in a chair dozing. तभी उनको अपने पास में एक रोबोट दिखाई देता है जो उनके पास वाली चेयर पे बैठा हुआ है. And the robot was dozing. Dozing that means के ऊँघना. आंखें बंद करके जब हमें थोड़ी नींद आती है और हम बैठे बैठे सो जाते हैं तो उसे बोलते हैं dozing. The robot got to its feet when it heard him speak. The robot got to its feet. That means अब रोबोट जो है वो खड़ा हो गया है जब उसने देखा कि RVW जो है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ बोलना चाहते हैं. In a resonant voice, it said something and signaled him to be still. तभी वो एक रेजोनेंट वॉइस में कुछ बोलता है और उनको वहीं पे रहने की, क्योंकि RVW उठने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी वजह से रोबोट रेजोनेंट दैट मीन्स क्लियर वॉइस में, एकदम साफ आवाज में कुछ बोलता है और उनको सिग्नल देता है कि उनको अभी जैसे हैं वैसे ही लेटे रहना चाहिए, उठने की जरूरत नहीं है. Soon a young man appeared. RVW looked quizzically at him. Hi grandpa, I am Anurag, your grandson. How are you feeling? Soon a young man appeared. तभी उस रूम में, जिस रूम में RVW लेटे हुए हैं, वहां पे एक यंग मैन अपीयर होता है. RVW लुक्ड क्विजिकली एट हिम. और क्योंकि RVW उसको पहचान नहीं पाते हैं तो वो क्विजिकली दैट मीन्स कंफ्यूजिंगली या क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस पर्सन को पहचान नहीं पाते हैं तो उसको क्वेश्चन करने की कंडीशन में उसको देखते हैं. हाय ग्रैंडपा, आई एम अनुराग. तभी वो जो यंग मैन होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है हाय ग्रैंडपा, आई एम अनुराग, योर ग्रैंडसन, और मैं आपका ग्रैंडसन हूँ. हाउ आर यू फीलिंग? और फिर वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हो. अ वेरी लॉन्ग स्लम्बर वॉजंट इट. अब वो अपने ग्रैंडपा को बोलता है कि आपकी जो ये नींद थी, स्लम्बर दैट मीन स्लीप, तो आपकी जो नींद थी वो बहुत ही ज्यादा लंबी थी. वॉजंट इट, क्या आपको नहीं लगता? यू आर इन योर ओन होम, सेड द मैन चेयरफुली. और फिर अनुराग उनको बताता है कि आप अपने घर पे ही हो.
बहुत ही खुश होके अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि यू आर एट योर ओन होम। जस्ट देन द रोबोट इंटरप्टेड, और तभी बीच में रोबोट इंटरप्ट करता है। लेट्स टेक हिम टू द अदर रूम, ही विल फील नाइस एंड फ्रेश, इट्स सजेस्टेड। और रोबोट अनुराग से बोलता है कि हमें ग्रैंडफादर को किसी और रूम में लेके चलना चाहिए, यहाँ से किसी दूसरे रूम में लेके चलना चाहिए। ही विल फील नाइस एंड फ्रेश, क्योंकि अगर हम इनको इस रूम से दूसरे रूम में ले जाएंगे तो वो बहुत ही नाइस और फ्रेश फील करेंगे। इट सजेस्टेड, और ये किसने सजेस्ट किया है? रोबोट ने। और यहाँ पे रोबोट के लिए इट यूज हुआ है क्योंकि रोबोट जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए रोबोट के लिए इट यूज हुआ है। देन इट अनवायर्ड आरवीडब्ल्यू एंड असिस्टेड हिम टू गेट अप फ्रॉम द बेड। फिर आरवीडब्ल्यू को अनवायर्ड कर देता है, दैट मीन्स जो भी वायर्स उनकी बॉडी पे लगे हुए थे वो सब निकाल देता है रोबोट, और उनको असिस्ट करता है अपने बेड से उठने के लिए। RVW stood up and took a few wobbly steps and then started walking steadily. RVW stood up, RVW खड़े होते हैं and took a few wobbly steps, और फिर कुछ wobbly steps लेते हैं। wobbly that means लड़खड़ा के चलते हैं, क्योंकि RVW बहुत सालों से लेटे हुए थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो चुका था और सिर्फ वो मशीनों के थ्रू ही जिंदा रह रहे थे। लेकिन अब जब उनको होश आया तो उनको चलने में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने कुछ वॉबली स्टेप्स ली और थोड़े बहुत लड़खड़ा के चलने के बाद देन स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेटली, और फिर बिल्कुल ठीक से वो चलने लग गए। थैंक्स टू द मशीन्स विच हैड केप्ट हिज मसल्स अलाइव एंड एक्टिव इन स्पाइट ऑफ हिज डीप स्लीप। और इसके लिए कि इतने सालों में उठने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत अपने आप को वीक फील कर रहे हैं या उनकी मसल्स ने काम करना बंद कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके लिए मशीन्स को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो भी चीजें पॉसिबल हुई है ये सिर्फ मशीन की वजह से पॉसिबल हुई है। अब अनुराग जो है वो अपने ग्रैंडफादर को दूसरे रूम में ले जाता है, और वहां पे क्या सीन होता है, लेट अस सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। द ओल्ड मैन, डिस्पाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, डिड नॉट लुक दैट ओल्ड एंड फीबल। ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडीड। ये सारी चीजें अनुराग बोल रहा है कि हमें मशीन को थैंक यू बोलना चाहिए कि जो ओल्ड मैन है इतने लंबे समय से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, मतलब लेटे हुए थे बेड पे, बहुत ही लॉन्ग पीरियड से वो लेटे हुए थे। डिड नॉट लुक दैट ओल्ड एंड फीबल, फिर भी ये इतने ओल्ड और फीबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये सारी ब्लेसिंग्स किसकी है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। Anurag made him sit near the window so that he could have a nice view of the things outside. Anurag made him sit near the window. अनुराग उनको विंडो के पास बिठाता है ताकि वो बाहर का व्यू अच्छे से देख सके। RVW looked at a brightly painted wall in front of him. और तभी RVW की नजर पड़ती है एक ब्राइटली पेंटेड वॉल पे, जो बहुत ही ब्राइटली पेंट की हुई थी, जो आरबीडब्ल्यू के जस्ट सामने थी। ही सो 3 framed photographs with garlands hanging on them. और ब्राइटली पेंटेड वॉल पे आरबीडब्ल्यू को दिखाई देते हैं 3 framed photographs, 3 फोटोग्राफ्स जो फ्रेम किए हुए हैं, with garlands hanging on them, जिसके ऊपर garlands that means माला लगी हुई है। He could somehow recognize only one person. और वहां पे वो सिर्फ 3 पर्सन में से सिर्फ एक पर्सन को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। वो जो 3 फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं उनमें से सिर्फ वो एक ही पर्सन को रिकॉग्नाइज कर पाए हैं, एंड इट वाज हिज वाइफ। और जिन पर्सन को वो पहचान सके थे वो कौन थी? उनकी वाइफ थी। बाकी के जो 2 फोटोग्राफ्स थे उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। He wondered who the other 2 persons were. और वो सोचने लग गए कि मेरी वाइफ के साथ ये 2 फोटोज और किसके लगे हुए हैं। अनुराग was fast enough to read his थॉट्स। और अनुराग जो है वो उनके थॉट्स को बहुत जल्दी समझ लेता है कि उसके ग्रैंडफादर क्या सोच रहे हैं। ग्रैंडपा, दोज आर द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रैंडमा, माय डैड एंड मम। और फिर वो अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि ग्रैंडफादर, ये जो 3 फोटोग्राफ्स हैं ये ग्रैंडमा, माय डैड एंड माय मॉम, ग्रैंडमदर के हैं, मेरे डैड के हैं और मेरी मॉम के हैं। दे वर ऑन अ पिलग्रिमेज टू वाराणसी। ये तीनों एक पिलग्रिमेज पे, एक यात्रा पे गए थे
जो वाराणसी में थी, वाराणसी में एक यात्रा पे गए थे। आई सजेस्टेड दे शुड नॉट गो देयर एंड रेंट अ रोबोट इंस्टीड। अनुराग अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि मैंने इनको सजेस्ट किया था कि इनको खुद वाराणसी नहीं जाना चाहिए बल्कि एक रोबोट रेंट कर लेना चाहिए, and with simulated reality and immersive telepresence have a feeling of bathing in the Ganga right here in Meerut। और अगर वो रोबोट हायर कर लेंगे तो उनको वही वाली फीलिंग फील होगी, जैसे उनको ऐसा फील होगा जब वो रोबोट वहां पे चला जाएगा और रोबोट वहां से उनको वो सारी चीजें बताएगा, तो उनको वहां पे ऐसा फील होगा कि जैसे वो खुद गंगा में बात कर रहे हैं। द रोबोट वुड हैव गिवन देम अ गुड रेंडिशन ऑफ रियलिटी। और रोबोट जो है वो उनको बहुत ही एक अच्छा रेंडिशन, एक इंटरप्रिटेशन दे पाता रियलिटी में। बट दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते रहे क्योंकि उनको वहां पे जाना था। अनलकीली A giant wave devoured them when they were having the holy dip। और जब वो वहां पे गंगा नदी में नहा रहे थे, दैट मीन्स वो जो डुबकियां लगाते हैं गंगा नदी में, तो वहां पे होली डिप ले रहे थे, तभी एक बहुत बड़ी वेव आई, जियांट दैट मीन्स लार्ज वेव आई, जो उनको अपने साथ बहा के ले गई। कुडंट इवन रिट्राइव देयर बॉडीज, और ऐसे गए कि उनकी बॉडी को भी हम रिट्राइव नहीं कर पाए, दैट मीन्स रिकवर नहीं कर पाए, उनकी बॉडी भी हमें नहीं मिल पाई। Had they suffered from some fatal diseases like cancer, myopathy, dementia, etc., genomics DNA research would have saved them। फिर वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि उनमें से किसी को कोई फेटल डिजीज थी, जैसे कैंसर, मायोपैथी, डेमेंशिया। मायोपैथी, द मीनिंग ऑफ मायोपैथी इज मस्कुलर डिसीज, जो मसल्स में डिसीज होती है उसको बोला जाता है मायोपैथी। Dementia, that means a chronic or persistent disease of mental process caused by brain। ये एक मेंटल डिसीज होती है जिस जो ब्रेन की वजह से होती है। ठीक है, तो वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि इन तीनों में से किसी को भी ऐसी कोई डिसीज थी जैसे कैंसर, डेमेंशिया, मायोपैथी, एक्सेट्रा। जेनोमिक्स, डीएनए रिसर्च वुड हैव सेव्ड देम। और अगर ऐसा कुछ होता तो हम उनको डीएनए रिसर्च के थ्रू फाइंड कर सकते थे या उनके बारे में पता कर सकते थे। यू नो ग्रैंडपा, ऑल करंटली नोन डिसीजेस कैन बी क्योर्ड। अब वो अपने ग्रैंडपा को बताता है कि आज के टाइम पे जितनी भी डिसीजेस होती है उनको क्योर कर दिया जाता है, दैट मीन्स उनका इलाज पॉसिबल है। ऑल्दो न्यू डिजीजेस स्टिल अपीयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। और आज के टाइम पे बहुत सारी नई नई डिजीजेस रेगुलर बेसिस पे अपीयर होती रहती है। नोटिसिंग द कंफ्यूजिंग लुक्स ऑफ हिज ग्रैंडपा, ही फर्दर सेड, deployment of nanorobots is now possible। It allows new diseases to be controlled within hours of their आउटब्रेक। अब वो देखता है कि उसकी बात सुन के उसके जो ग्रैंडपा है वो थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं, तो वो उनको बताता है कि ये किस वजह से पॉसिबल है। डिप्लॉयमेंट ऑफ नैनो रोबोट्स इज नाउ पॉसिबल। नैनो रोबोट्स की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल है क्योंकि हम रोबोट्स का एक अच्छे वे में, इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। और इट अलाउज न्यू डिसीजेस टू बी कंट्रोल विद इन आवर्स ऑफ देयर आउटब्रेक। और उनकी वजह से जो नई नई डिसीजेस स्टार्ट होती है उनको कुछ ही घंटों में पहचान लिया जाता है और उनकी दवाई या जो भी उसके इलाज पॉसिबल हो सकते हैं वो कर दिए जाते हैं। RBW felt very sad and desolate after hearing about the loss of their dear ones। RBW जो है वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे और डेजोलेट दैट मीन्स निराश हो चुके थे जब उनको पता चला उनके डियर वंस की डेथ के बारे में, कि उनका बेटा, उनकी वाइफ और उनकी बहू, इन तीनों की डेथ हो चुकी है। तो इसको सुन के वो थोड़े सैड हो गए थे। His son was very young when he saw him last। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा था तब वो बहुत यंग था और इसीलिए उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके इतने यंग बेटे की डेथ हो चुकी है। He started looking through the window to hide his tears। और अपने ग्रैंडसन से, अपने पोते से वो अपने आंसू छुपाना चाहते थे, वो उसको नहीं बताना चाहते थे, इसीलिए वो फिर से विंडो के बाहर देखने लग जाते हैं। The scene outside looked very suffocating। He could see extremely high buildings which blocked the view of the sky।
द सीन आउटसाइड लुक्ड वेरी सफोकेटिंग। वो जो सीन बाहर देख रहे थे विंडो के बाहर वो बहुत ज्यादा सफोकेटिंग था। दैट मीन्स कि ऐसा एरिया जहाँ पे हमें घबराहट होने लग जाए। क्यों ऐसा एरिया वो इसलिए था, ही कुड सी एक्सट्रीमली हाई बिल्डिंग्स, क्योंकि उनको विंडो के बाहर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी, विच ब्लॉक द व्यू ऑफ द स्काई। और वो बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उनसे स्काई का व्यू भी दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। इज इट नॉट रिस्की टू लिव इन सच बिल्डिंग्स एंड व्हाट अबाउट द ग्रीनरी, ही आस्क्ड हेजिटेटिंगली। अब वो अपने ग्रैंडसन से, अनुराग से पूछ रहे हैं, RVW, इज इट नॉट रिस्की टू लिव इन सच बिल्डिंग्स, क्या ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहना रिस्की नहीं होता है? एंड व्हाट अबाउट द ग्रीनरी, और ग्रीनरी फिर अगर यहाँ पे सब जगह पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं तो फिर ग्रीनरी कहाँ पे होती है? ही आस्क्ड हेसिटेटिंगली, वो थोड़ा हिचकिचा के अनुराग से ये क्वेश्चन पूछते हैं। नो, क्विप्ड अनुराग, और अनुराग उनको बोलता है कि नहीं, ऐसे बिल्डिंग्स में रहना रिस्की नहीं होता है। इनफैक्ट दे आर वेरी सेफ एंड अर्थक्वेक प्रूफ टू, और वो अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा सेफ है और अर्थक्वेक प्रूफ भी है। ग्रैंडपा, दिस इज 2050 एंड द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। अब वो अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि ये जो ईयर है, ये ईयर कौन सा है? 2050 है, और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। The cost of owning a place has increased as 50% more people share the planet compared to 40 years ago। और वो अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि यहाँ पे लैंड की और बिल्डिंग्स की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 40 साल पहले से देखा जाए तो 50% पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि 40 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उससे पॉपुलेशन अब डबल हो चुकी है। But advancement in building materials and construction technologies allow people living in the city to still have small gardens, most of them indoors, which are integral part of the building. But advancement in building materials and construction technologies, लेकिन building materials में और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है, तरक्की हो चुकी है, और इसी की वजह से लोग जो हैं वो सिटी में रह सकते हैं और उसी के साथ साथ अपने घरों के आसपास स्मॉल गार्डन्स भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम इंडोर्स, और बहुत सारे लोग तो अपने घरों के अंदर, अपनी बिल्डिंग्स में, अपने फ्लैट के अंदर ही गार्डन्स बना लेते हैं, विच आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो बहुत ही इंटेग्रल, बहुत ही अच्छा पार्ट होता है बिल्डिंग का। Moreover, as a result of the very fast and large population growth of the world, mushroom cities have popped up all around the world। और क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से पूरे वर्ल्ड में मशरूम सिटीज हो चुकी है। दैट मीन सारे अर्बन एरियाज हो चुके हैं। These cities are perfectly planned on the needs of the urban population। और ये cities जो है ये perfectly planned होती है, इनको प्लान किया गया है अर्बन पॉपुलेशन की नीड के अकॉर्डिंग। You will be surprised to hear that they have been built to support 2 to 5 million people and can be built in just a few years। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, आप सरप्राइज हो जाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि ये जो अर्बन सिटीज़ है ये कितने लोगों को सपोर्ट करती है। 2 to 5 मिलियन पीपल इसमें रह सकते हैं, और एंड कैन बी बिल्ट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, और इनको सिर्फ कुछ ही सालों में बना दिया जाता है। Is it so? exclaimed RBW. Then he inquired. RBW पूछते हैं, is it so? क्या ये बात है? Then he inquired. फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, I find the house unusually quiet. Are you living alone? फिर वो उससे पूछते हैं कि मुझे ये तुम्हारा घर बहुत ही खाली खाली लग रहा है, तो क्या तुम इसमें अकेले रहते हो? नो ग्रैंडपा, शालू, योर ग्रैंड डॉटर इन लॉ हैज गॉन टू दिल्ली। फिर अनुराग उनको बताता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अकेला नहीं रहता हूँ। शालू, जो कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, दैट मीन्स अनुराग की वाइफ है, सो वो दिल्ली गई हुई है। शी इज इन अ मीटिंग एट द मोमेंट डिस्कसिंग द फ्यूचर प्लान्स
फॉर प्रोटेक्टिंग प्लेसेस नियर द ओशियंस। वो दिल्ली में एक मीटिंग में गई हुई है और वहाँ पे उस मीटिंग में वो फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने वाली हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसी जगह के लिए जो ओशियंस के आसपास है। ओशियंस के आसपास जो जगह है उनके ऊपर डिस्कशन करना है, तो उस मीटिंग में वो गई है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ पर्सिस्टेंट पेस्ट, यू नो। ही शोक हिज हेड डिजेक्टेडली, एनीवे शी विल बी बैक बाय डिनर टाइम। अब अनुराग जो है वो उनको बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और वो बोलता है अपने ग्रैंडफादर को, यू नो। अब उनके ग्रैंडफादर से पूछता है कि क्या आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ही शोक हिज डेड ही शोक हिज हेड डिजेक्टेडली, तो वो अपना सिर हिलाते हैं अनहैप्पीली। डिजेक्टेडली दैट मीन्स अनहैप्पीली। एनीवे शी विल बी बैक बाय डिनर टाइम। अब अनुराग उनसे बोलता है कि मेरी वाइफ जो है शालू, वो डिनर के टाइम तक यहाँ पे घर पे पहुंच जाएगी। RVW looked at the clock and said feebly, "It's already 6." अब RVW जो है वो क्लॉक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ऑलरेडी 6 तो हो चुके हैं, 6 तो बज चुकी है, और वो 8 बजे तक अगर दिल्ली गई हुई है तो वो 8 बजे तक कैसे यहाँ पे पहुंच जाएगी। अनुराग क्विकली रिमूव्ड हिज डाउट। अनुराग जल्दी से उनके फिर से जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देता है। ग्रैंडपा ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हैज moved ahead with leaps and bounds। अब वो बताता है कि ग्रैंडपा जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ही रैपिड प्रोग्रेस कर चुकी है। विथ 2 न्यू टेक्नोलॉजीज, और इसमें 2 न्यू टेक्नोलॉजीज आई है। एक है फ्रिक्शनलेस व्हीकल्स एंड बाइनरी पावर। फ्रिक्शनलेस व्हीकल्स दैट मीन्स ऐसे व्हीकल्स जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता है और बाइनरी पावर यूज करना पड़ता है। वी ऑन फुल्ली ऑटोमेटेड व्हीकल्स, और हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटेड व्हीकल्स है, दैट मीन्स हमारे पास ऑटोमेटिक व्हीकल्स है। वी हैव टू जस्ट पंच इन और स्पीक द प्लेस वी वांट टू गो एंड द व्हीकल टेक्स अस देयर वेरी फास्ट। हमें उस व्हीकल में बैठ के सिर्फ बटन को पंच करना होता है, या तो हम जहाँ पे भी जाना है वो इस जगह का नाम हम टाइप कर दें या फिर स्पीक कर दें, बोल दें द प्लेस वी वॉन्ट टू गो एंड द व्हीकल टेक्स अस देयर वेरी फास्ट। और जैसे ही हम उसमें बैठ के अपनी डेस्टिनेशन का, जहाँ पे हमें जाना है, वहाँ का नाम बोलते हैं, तो वो जो व्हीकल है वो हमें बहुत ही जल्दी ले जाता है। RVW was absolutely impressed by Anurag's revealing information about the modern transportation technology। अब RVW जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं अनुराग जब इन सारी चीज़ों के बारे में, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जब उनको बताता है, तो RVW बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। उनको बहुत खुशी होती है ये सब सुन के कि 2050 में इतने ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। Then his eyes moved from one gadget to another placed in the room and stopped at a small flat object। और फिर जब वो पूरे रूम में यहाँ से वहां देखते हैं तो उनको अलग अलग गैजेट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, और तभी उनकी नजर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे जाके रुक जाती है। Now from here we will continue the chapter in the next video.